हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस सबका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा हमने कहा था, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स MSM, है ना, मिनिमम स्टडी मटेरियल। क्यों? क्योंकि हिंदी का पेपर भी खत्म हो चुका है और अब आपके पास 9 दिन बचे हैं आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए, है ना। चाहे आपने मैथ स्टैंडर्ड लिया हो, चाहे मैथ्स बेसिक लिया हो, हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स का MSM, दैट इज मिनिमम स्टडी मटेरियल। ध्यान से सुनिए, ये है मिनिमम, लेकिन इतना मिनिमम करने से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो होगा नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो आज हम क्या चालू करने वाले हैं? आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स। हमने ऑलरेडी चैप्टर्स का मार्क्स वेटेज वाले शॉर्ट में या उस वीडियो में हमने इस बात को किया था कि इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। क्या क्या टॉपिक से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको एलसीएम, एचसीएफ और प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स, यही दो टॉपिक जो हैं मेजरली दिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक बार चीज़ों को देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्रिस्प फॉर्म में आपको थ्योरी बता दूंगा और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। हम ओवरव्यू एक ले लेते हैं कि टॉपिक्स में है क्या क्या चीज़ें, ठीक है, और फिर जिनके बारे में भी आप नहीं जानते उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आगे का वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे हैं। ठीक है, आप बिना कॉपी या पेन के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप भी साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोशिश ये करें कि आप मुझसे पहले ही कर लें, है ना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो आपको देने जाना है, मुझे तो नहीं, है ना। टाइम से लड़ाई किसकी है? आपकी है। तो आपका अभी काम यह है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे आप कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन बनाते जाएंगे। ठीक है, हम इसका पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कराए वो अगर आपने समझ लिए और उसको अच्छे से कर लिया। ठीक है, क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक लिखा है प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम्स। दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत बड़ा सा नाम है लेकिन डरने घबराने की बात नहीं है, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन की ही बात होती है। ठीक है, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देन एलसीएम, एचसीएफ, ये भी आप जानते हैं, हम साथ में पढ़ेंगे उनके बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक जिससे 3 मार्क का सवाल बनता है वो क्या है? प्रूफ ऑफ इररेशनल नंबर, जिसमें मेथड क्या यूज होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत सारे नंबर्स के बारे में बता देता हूं। जैसे यहाँ पे प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम लिखा है, वहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम जानने से पहले मैं आपको 2 वर्ड्स का मतलब बता देता हूं, मल्टीपल एंड फैक्टर। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया मैंने 3, तो 3 के मल्टीपल्स कौन होंगे? जो जो नंबर 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन, इवन 3 खुद, है ना। 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, मतलब वो सारे नंबर्स जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं, द नंबर्स विच occur in the table of certain number are its multiples। ठीक है, क्लियर? वो सारे नंबर जो पर्टिकुलर नंबर के टेबल पे आते हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर के वो सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, वहीं फैक्टर्स, फैक्टर मतलब कि वो सारे नंबर्स जिनसे गिवन नंबर क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है, जिससे गिवन नंबर क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है, बहुत से बच्चों को यही समझने में दिक्कत होती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 12। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया 12। ठीक, तो अब आप सोचिए कि 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलेंगे 12 1 से डिवाइड हो सकता है ना। यहां हम जब डिवाइड की बात कर रहे हैं मतलब प्रॉपर डिवीजन, रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसा डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो 12/1 12 मिल जाएगा, है ना। 12/2 6 मिल जाएगा। 12/3 4 मिल जाएगा, है ना। 12/4 3 मिल जाएगा। 12/6 2 मिल जाएगा। 12/12 1 मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे नंबर्स जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं यही क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। किसके? 12 के। ठीक है, हम हाईलाइट करके इनको दिखा देते हैं। ये यही सारे क्या हो गए? ये 6 फैक्टर्स हो गए किसके? 12 के। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर से 12 इजीली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ओके, क्लियर? तो मल्टीपल और फैक्टर, ये दोनों वर्ड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी जाके हम आगे प्राइम, को प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, ये सब समझ सकते हैं। क्योंकि हम आगे जाते हुए मल्टीपल्स और फैक्टर्स ये टर्म्स बार बार यूज करते होंगे, तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए तो अब बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ही आपने मल्टीपल और फैक्टर समझ लिया, तो प्राइम नंबर्स
का डेफिनेशन वहीं से शुरू होगा, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन? एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 5, तो आप बोलेंगे 5 कौन से दो नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो 5 1 से डिवाइड हो सकता है और 5 5 से डिवाइड हो सकता है ना। तो दो फैक्टर्स बने इसके, 1 और नंबर इटसेल्फ, राइट। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब मोटी मोटी इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? कौन होता है? 2 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, यही दी ओनली इवन प्राइम नंबर है ना। ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, अगर आपसे कोई ये पूछ दे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है ना, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर वो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, याद रखिएगा। प्रॉपर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो 2, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछे तो 3। और क्या 3 के ऊपर सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? तो बिल्कुल ये भी याद रखिएगा, सारे प्राइम नंबर्स ऑड ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़कर, ठीक है। क्लियर? ओके, तो प्राइम नंबर्स क्लियर है सबको? प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब गिवन नंबर जो है वो सिर्फ 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, ठीक है। क्लियर? चलिए, दूसरा था कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जैसे आपने प्राइम नंबर पढ़ा कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट, कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। मोर देन 2 फैक्टर्स। जिन भी नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स हुए वो क्या कहला जाएंगे? कंपोजिट, है ना। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 एटसेट्रा सो ऑन, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया है, यही है आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो इसे भी नोट कर लो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4, ठीक है। बहुत बार क्या आ सकता है सवाल, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट क्या है? तो क्या दिख रहा है आपको? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट में कौन है? 10 है ना। आपको मीनिंग समझना, एकदम हड़बड़ाना नहीं है कभी भी क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है? 10 है, ठीक है ना। समझाने की अब जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स आपको दिख जाएंगे। कौन कौन? 1 2 एंड 4 हो गए, दो से ज्यादा, है ना। वैसे 6 का आप देखोगे तो 1 2 3 एंड 6, ठीक है। क्लियर? तो ये होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। यहीं पे मैं अब आपको लास्ट को प्राइम नंबर भी समझा देता हूं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स कभी भी एक नंबर की बात नहीं करता, ठीक है। जैसे यहां पर आपने प्राइम नंबर में कोई एक नंबर की बात की कि 5 कैसा नंबर है बता दो, 3 कैसा नंबर है बता दो, 7 कैसा नंबर है बता दो, है ना। वैसे ही आपने कंपोजिट में भी बोला 4 कैसा नंबर है ये बता दो, 6 कैसा नंबर है बता दो। लेकिन को प्राइम के केस में आपको एक साथ नंबर्स देखने होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसका नाम है, स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा है, को, साथ में। आप साथ में कुछ नंबर्स को देखते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? आप ये कंपेयर करते हैं कि गिवन कोई दो नंबर, फिलहाल हम 2 नंबर की बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही है, कोई भी 2 नंबर के कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ और सिर्फ 1 है तो वो नंबर्स आपस में को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम होंगे, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं, सिर्फ मतलब ये है कि वो दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 एंड 7, ठीक है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ कॉमनली 1 के टेबल में आते हैं, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो अब आप बोलेंगे सर ये दोनों तो आपने प्राइम नंबर उठा लिए, कोई दूसरा एग्जांपल दो। अच्छा अभी दे देते हैं, ठीक है। तो हमने मान लीजिए उठाया 4, ठीक है। कैसा नंबर है? प्राइम तो है नहीं, कंपोजिट है, ठीक है। 4 के साथ एक एग्जांपल दे देता हूं आपका 5, तो एक कंपोजिट और एक प्राइम, इनका भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं जहां पे दोनों ही कंपोजिट नंबर है, 4 एंड 15 ले लीजिए, ठीक है। इनका भी क्या है कॉमन फैक्टर? सब में क्या है? 1 1 1। मतलब कि 2 एंड 7 दे विल बी सेट टू एज क्या? को प्राइम नंबर्स। 4 और 5 भी आपस में को प्राइम होंगे, 4 और 15 आपस में को प्राइम होंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहां से भी बता देता हूं कि हर 2 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं वो हमेशा आपस में को प्राइम ही होते हैं, है ना। 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप उठा लीजिए जो मन कर रहा है, 100 101 1001 1002,
तब आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक चीज और यहां पे नोट कीजिएगा प्राइम नंबर में भी, ठीक है, कि वन 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 के बारे में अगर कोई पूछे कि वो को प्राइम है क्या, है वो कंपोजिट है क्या, या वो क्या है, प्राइम नंबर है क्या, तो उसका जवाब है नहीं। वन एक अकेला सिर्फ एक ऑड नंबर है। ठीक है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बहुत से बच्चे इसको प्राइम के जैसा कंसिडर करने लगते हैं, बट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखिएगा, दिस इज ओनली जस्ट ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर है यहां तक की सारी बातें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले सॉरी और दो तीन बातें कर लेते हैं। क्या था हमारा, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, हाँ चलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बात करते हैं, जिसमें हमने बोला कि दैट इज नथिंग बट प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ z लिखिए चाहे s लिखिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो मैं वर्ड्स में बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब है कि हर एक कंपोजिट नंबर, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक irrespective of the order in which the product is shown। इसका मतलब यह है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 15, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको सबको पता है क्या आएगा, 3 into 5, है ना, हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, यही है इसका मतलब। ठीक है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, है ना, एंड दिस प्रोडक्ट इज यूनिक इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। मतलब कोई इसको 5 into 3 लिख सकता है, कोई 3 into 5 लिख सकता है, लेकिन उससे उसकी मीनिंग नहीं चेंज होगी। ठीक है, ओके, दिस इज जस्ट, ये इसका मतलब है। ठीक है, ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्लियर है। ठीक, अगला क्या था भाई टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, चलो एलसीएम एचसीएफ भी यहीं समझा देता हूं मैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट या फिर लीस्ट भी लिखा जाता है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखिए आ गया ना मल्टीपल, इसीलिए हमने मल्टीपल और फैक्टर पहले से पढ़ लिए। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई भी दो नंबर है, दो से ज्यादा कोई भी नंबर्स है। ठीक है, तो आपको यह चेक करना है कि उनके टेबल में कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा। मतलब कि जैसे मान लेते हैं 4 और यहां पे मान लेते हैं 3, ये दोनों के ही टेबल में कोई तो एक ऐसा नंबर होगा, मिनिमम या लीस्ट नंबर, जो इन दोनों के ही टेबल में आता होगा। तो आप बोलेंगे 4 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है कि नहीं, 3 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। इसका मतलब 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, है ना। आप बोलोगे सर 4 और 3 के टेबल में तो 24 भी आता है ना, 4 और 3 के टेबल में 48 भी आता है। तो बिल्कुल हमने कहा मना किया है, बिल्कुल आता है, लेकिन यहां क्या लिखा है, लोएस्ट, है ना, सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है जो दोनों के टेबल में कॉमनली अपीयर करता है, इसीलिए लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका नाम। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा HCF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, उसे GCD भी कहते हैं। ठीक है, ये नाम भी याद रख सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। क्यों डिवाइजर वर्ड यूज हो रहा है समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि देखिए हमने यही शो किया था आपको समझाते हुए, देखिए, है ना, फैक्टर्स वाले पेज पे आ जाता हूं, ये देखिए, इन्हीं को तो डिवाइजर कहते हैं, जो भी चीज आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसी को डिवाइजर कहते हैं, ऊपर वाले को डिविडेंड कहते हैं, है ना, ये डिवाइजर्स, इसीलिए ही यहां पर ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है कि HCF या GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये दोनों ही नाम से आप इसको जान सकते हैं। चलिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई दो नंबर्स जब आप देखेंगे तो आपको ये पता करना है कि वो दोनों किसके टेबल में आते हैं, है ना। एलसीएम के केस में क्या था, ये दोनों के टेबल में कौन आता है, और HCF के केस में क्या है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, है ना, बस इतना ही फर्क है। तो मैं वापस से ये अगर एग्जांपल ले लूं 3 और 4, तो देखो अब आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। ये दोनों के टेबल में कौन आता है, 12, और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 1 के। तो ये हो गया इनका एलसीएम और ये हो गया इनका HCF। ठीक है, और क्या क्या चीज यहां से आप कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एलसीएम हमेशा HCF से बड़ा होता है ना, एलसीएम हमेशा HCF से बड़ा होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एलसीएम हमेशा HCF का मल्टीपल ही होता है ना, 1 के टेबल में आएगा ना 12। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन भी शायद आगे मिल जाए देखने को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लिया अभी हमने, 4 and
क्या ले लें, 6 ले लेते हैं, 4 एंड 6। तो बताइए इन दोनों के टेबल में कौन आता है और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं। तो आप बोलेंगे ये दोनों 1 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। तो आप बोलेंगे 2, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। अब 4 और 6 ये दोनों के टेबल में कौन सा नंबर है जो आता है। तो आप बोलेंगे क्या आता है भैया, 24। गलत लिख दिया क्या, बिल्कुल गलत लिख दिया, क्योंकि हमें क्या लिखना है, लोएस्ट लिखना है। इन दोनों के टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हुआ, 12, है ना। इससे छोटा और कोई नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। दोनों के टेबल में कौन आता है वो बनता है एलसीएम, और वो दोनों किसके टेबल में आते हैं वो बनता है एचसीएफ। क्लियर यहां तक की बातें, है ना। एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं और उसके बाद वी विल स्टार्ट दी क्वेश्चंस, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है। मान लीजिए दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए एंड बी। तो इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एचसीएफ, ठीक है। ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ, अगर इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, चलिए मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। इन दोनों का अगर कर दिया जाए क्या, प्रोडक्ट, इन दोनों का कर दिया जाए प्रोडक्ट, तो वो हमेशा जो गिवन नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, और इस पे बना देता हूं मैं एक डब्बा, ठीक है। डब्बा बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीजों को हाईलाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं तो उन दोनों नंबर्स का एलसीएम और उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभी वेरीफाई कर लें क्या, देखो पीछे अभी हमारे पास सारे ये एग्जांपल्स हैं, ये दोनों को मैं वेरीफाई कर देता हूं। नंबर्स हैं 3 और 4, एचसीएफ एलसीएम है 1 और 12, ठीक है। तो देखो 3 और 4 मेरे नंबर्स क्या है, 3 और 4। एलसीएम क्या आया था 3 4 का, 12 आया था, और एचसीएफ क्या आया था, 1 आया था। क्या यहां भी वही बन रहा है, 3 4 12 एंड 12 1 12, वेरीफाइड। वैसे ही और एक केस क्या था हमारा, और एक केस था जब हमने कौन से दो नंबर लिए हैं, 4 और 6 लिए हैं। तो इसको भी कर देते हैं, 4 इंटू 6। यहाँ पे एलसीएम क्या आया था, 12 आया था, है ना। और एचसीएफ क्या आया था, 2 आया था। 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, हो गया वेरीफाई, हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके क्लियर, एंड दैट्स इट। थ्योरी वाला पार्ट, इरैशनल से पहले का थ्योरी वाला पार्ट हो चुका है खत्म। अब सीधा बनाते हैं क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इजी आपके लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424 सॉरी, ठीक है। बहुत इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप सबको पता है कैसे किया जाता है, लेकिन उसको करने से पहले मैं तो आपको इजी तरीका बताता हूं। यहां पर 2 और 4 करके लिख दिया, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का तो मतलब ही है कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो ना भैया। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं। यहां पर भी देखो 2 को 2 बार लिख दिया है, इससे अच्छा सीधा 2 का पावर 2 लिखता है कि नहीं। जब यहां पर 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है, 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है, तो यहां 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। मतलब अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करने भी जाऊं तो ये और ये तो पहले ही क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट, ठीक है। और बताऊं, और इसको बिना सॉल्व किए तो आप यहां देख लो, 2 का पावर 3 सबको पता है 8 होता है, 2 2 4 4 2 8, 2 का पावर 4 होता है 16 होता है, ठीक है। तो देखिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या किया हूं, जो इजीली चीजें दिख रही है वही कर दे रहा हूं। तो 8 और इसका यूनिट डिजिट 3, 8 3 जा 24 आएगा, यूनिट डिजिट में 4 मिलेगा। यहां पे 6 3 जा यूनिट डिजिट में 8 मिलेगा। हमारे पास नंबर क्या है, यूनिट डिजिट में 4 है, मतलब सिंपल ये आपका आंसर है। क्यों मैं बोल रहा हूं इसको ऑप्शन के हिसाब से जाने, कि बहुत बार क्या होता है जब हम 53 तक पहुंचते हैं ना, तो ये सोचने लग जाते हैं कि 53 किसी से जाएगा क्या, किसी से जाएगा क्या, ऐसा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें ऑप्शन दिया था, बहुत इजीली हो गया, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको चलो एक बार करके भी दिखा देता हूं। 424, तो आप बोलेंगे 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर आप बोलेंगे 2 1 0 6। हाँ चलो ये भी एक अच्छा चीज़ है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, जनरली जब भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो बच्चे 2 1 जा 2 करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ तो 1 आ गया, तो फिर वो 1 नहीं, दो नंबर्स को एक साथ देखने लगते हैं और बोलते हैं 12, ओ 2 6 जा 12, है ना। बहुत से बच्चे ये करते हैं, एकदम मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। आपको देखना है कि 1 ही बस अकेला दिख रहा है, तो आप आगे डायरेक्टली नहीं बढ़ सकते, आपको यहां 0 लगाना पड़ेगा, और फिर अब आप बाकी दो नंबर को एज अ होल देखिए, 12, तो ये हो गया 6, ठीक है। ओके, मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया और आपने यही कर लिया, तो अपने आप को क्रॉस चेक कर लिया कीजिए कि 16 इंटू 2 करने पे वापस से वो नंबर दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 32 आना चाहिए था, लेकिन 212 दिख रहा है, तो गलत है। बस यहीं से आपको ये समझना है कि हाँ ये आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 5 जा 2 3 जा
ठीक है, तो बस जैसे यहाँ तक पहुंचे आपको ऑप्शन में दिख गया है 2 2 2 3 बार, मतलब 2 का क्यूब इंटू 53, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा सेम है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा कि रैंडमली क्या आ गया करके। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया है कि आपको एक ऑर्डर में पढ़ा पाऊँ। ठीक है, पीपीटी मैंने अलग तरीके से बनाई थी, लेकिन फिर वापस से उसको रीअरेंज कर दिया। चलिए, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना है आपको, 2520 को प्राइम फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक और तरीका बताऊं कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना 2 से शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 2 का क्यूब प्रेजेंट है, आप सीधा 8 से प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर सकते हैं ना। ठीक है, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट में ना बहुत हेल्प करेगी, आपका समय बचाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है तो ये b जो है, ये 3 2, ये सब प्राइम फैक्टर्स ही तो हैं। इसका मतलब ऑलरेडी उनका हाईएस्ट पावर तो इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हमको फिर से 2 से शुरू करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा 8 से शुरू करते हैं। ठीक, तो 8 3 जा 24, 12 आएगा, मतलब कि 8 1 जा 8 एंड 5 जा 40। ठीक है, अब फिर देखिए, फिर किससे करना चाहिए? क्या हो तो आप पहले 7 से कर लो, क्योंकि वहां पे 7 लिखा हुआ है। तो 7 के टेबल में 7 4 जा 28, 29 30 31, मतलब 35, तो 7 5 जा 35। अब देखिए, काम आपका खत्म हो गया। 3 से अब करना ही है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा अगेन 3 5 जा एंड 5 1। तो बस आपको क्लियरली आंसर दिख रहा है कि 3 2 बार आ रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का पावर क्या था? a। तो ये 3 का पावर a, मतलब यहाँ से हमें a का वैल्यू 2 मिल चुका है। और देखिए 8 7 3, 8 7 3 खत्म, एक और प्राइम नंबर क्या मिला? 5, मतलब b की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें सॉल्व करनी है। अब पूछा क्या है? ठीक है, बहुत से बार बच्चे यही देख के आगे बढ़ते जाते हैं कि क्या करना है, उस पर ध्यान नहीं देते। कहीं पे भी 2 और 5 जैसा ऑप्शन दिखता है ना, वही टिक मार के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? a प्लस 2b, a प्लस 2b मतलब दिस और इसका डबल 10, तो 10 प्लस 2 इज 12 आपका आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये होप कर रहा हूं कि आप साथ साथ में क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप साथ में कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं और क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं मेरे साथ साथ में, तो फिर ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और अच्छा सवाल आ गया है। ठीक है, इफ x इज अ होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होने वाले नंबर है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज होल नंबर। तो x 8 टू द पावर x एंड्स विद एन इवन डिजिट एक्सेप्ट फॉर विच वैल्यू ऑफ x। देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या है? एक्सेप्ट, मतलब कि इसके अलावा, है ना, एक्सेप्ट। ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा एक्सेप्ट। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा है। चलिए, क्या बोला है? 8 टू द पावर x। तो चलिए, और x क्या है? होल नंबर। तो मैं 2-3 एग्जांपल यहां लिख देता हूं। ठीक है, 8 का पावर 1, ये बाद में लिखूंगा मैं। 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब आता है क्या? मुझे ही नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा। 8 का क्यूब कितना होता है भैया? 8 6 जा 45 1 2 होता है भाई। हाँ ठीक है, याद आ गया भाई। 8 का पावर 4, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ 6 आएगा। यूनिट डिजिट पे ही खेल लेते हैं ना, सिर्फ यूनिट डिजिट। 8 का पावर 5 क्या आएगा? 8 6 जा, तो यहाँ 8 आएगा, है ना, एंड देन सो ऑन। यहाँ पे वापस से यूनिट डिजिट में 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों मैं पूरा पूरा नंबर नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम है ना। एंड्स बोला है ना, किस डिजिट से एंड हो रहा है। तो अब आप देखिए, इवन 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 इवन, और फिर तो ये रिपीट ही हो रहा है ना, 8 4 2 6 8 4 2 6, ऐसा रिपीट होते रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक है ना, 8 का पावर 0 ही सिर्फ है जिसपे आपको यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, विच इज ऑड नंबर। बाकी सब में आपको कैसे नंबर्स मिलेंगे? इवन नंबर मिलेंगे। और इसीलिए यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? एक्सेप्ट। एक्स के किस वैल्यू के लिए आपको इवन नंबर के अलावा कोई और नंबर मिलेगा, है ना, एक्सेप्ट फॉर विच। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, है ना। एक्स की वैल्यू 0 के अलावा बाकी कुछ भी वैल्यू आप रखते जाइए, हमेशा डिजिट इवन ही मिलेगा यूनिट प्लेस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ये इजी सा सवाल है। ठीक है, आप लोग खुद कर सकते हैं, वही ओल्ड स्कूल मेथड, है ना, ऐसे करके आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप कर लेंगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये एक अच्छा सवाल आ गया, है ना। देखिए क्या वर्ड यूज किया है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या बोला था मैंने? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद रखना है आपको, 2 होता है ना, और वहीं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बोलता तो 3 हो जाता। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये हो गया। अरे वही दिया हुआ है, अच्छा नहीं, कुछ और है। क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये भी अच्छा है। देखो इसीलिए क्या होता है ना, अभी आपको पता है कोविड के टाइम से आपका सिलेबस क्या है? रिड्यूस होने लगा है। ठीक है, रिड्यूस हो चुका है। तो क्या होता है
जब चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं तो थोड़ा डेप्थ से सवाल आने लगता है, या फिर वही इजी इजी चीज को भी ना थोड़ा ऐसे परोस के दिया जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा अरे बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जैसे सिंपल से 2 नंबर का एलसीएम वगैरह पूछ सकता था पहले, लेकिन अब उन्हीं को ऐसे सजा धजा के ऐसे परोस रहा है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताओ, है ना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो आप बोलोगे ऑड नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से, लेकिन कंपोजिट कहां से शुरू होगा? 3 नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 9 है भैया वो नंबर, है ना। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन है? 9 है ना। उससे पहले आपको वापस से क्रॉस चेक करना है तो कर लो। ठीक है, 2 नहीं है, वो तो प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है। 4 कंपोजिट है लेकिन इवन है। 5 प्राइम नंबर है। 6 इवन नंबर है। 7 प्राइम नंबर है। 8 कंपोजिट है लेकिन इवन नंबर है ना। 9 ही है जो कंपोजिट भी है और ऑड भी है, तो यही आपका हुआ स्मॉलेस्ट ऑड। इन दोनों का क्या पूछा है? एलसीएम। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ये दोनों के टेबल में कौन सा एक नंबर आता होगा? 18 आता है, वही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर से वही आ गया, ये आपको खुद से करना चाहिए। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट, देखो ये तो मैंने बताया था 10 है ना। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4, 10 और 4 का एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, आप कर लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर होते हैं बच्चे थोड़े कंफ्यूज इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ड कैसा यूज हुआ है? ग्रेटेस्ट, है ना। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए विच इज डिविजिबल बाय दिस, विच इज डिविजिबल बाय दिस। यहां पर क्वेश्चन करता है आपको क्या? मिसलीड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअल में एलसीएम का है, और वो किस वर्ड से समझ आता है? इस वर्ड से समझ आता है, क्योंकि डिविजिबल बाय मतलब डिविजिबल बाय 18, इसका मतलब कि 18 डिनोमिनेटर में होगा। डिविजिबल बाय 24 मतलब ये भी डिनोमिनेटर में होगा और ये भी डिनोमिनेटर में होगा, मतलब न्यूमरेटर में ऑब्वियसली कोई बड़ा नंबर आएगा, है ना। और मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के टाइम पे ही बता दिया था, एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है, एचसीएफ छोटा नंबर होता है। ठीक है, मतलब कि ये एलसीएम का सवाल है। ठीक है, अब लेकिन एक और बात कि अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं तो उसके नाम से ही पता चलता है कि वो क्या है? लोएस्ट या लीस्ट नंबर है। लेकिन यहां क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, हमें उस नंबर का मल्टीपल लेते जाना है, जो भी उसका मल्टीपल होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। यही होता है कि हम क्वेश्चन को एकदम हड़बड़ा के देखते हैं और एकदम कुछ भी करके आ जाते हैं, है ना। बहुत से बच्चे यहाँ ग्रेटेस्ट देखे ना, ये तीनों का एचसीएफ निकाल के आ जाते हैं और उनका वहां पे मार्क्स कट जाता है, और हमें एक भी मार्क अपना वहीं दान में नहीं देना है। ठीक है, क्लियर। तो चलो 18, 24 और 36 इनका एलसीएम निकालते हैं। तो आपको दिख रहा है, सीधा 6 से शुरू कर लेता हूँ। 6 3 जा 6 4 जा और ये। ठीक है, और एक से कर सकता था क्या मैं? नहीं, ठीक। अब 3 से कर दीजिए। 3 1 2, अब ये तो आपको दिख रहा है कि ये 4 से ही होगा। ठीक है, एक बार 2 से और एक बार और 2 से, तो करने की जरूरत नहीं। ये हो कितना हो गया? 12 इंटू 6 72 हो गया, हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये हुआ क्या? 2 डिजिट नंबर। आपको कहां पहुंचना है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तक। तो कुछ नहीं, इसका मल्टीपल लेते जाइए। अब आप बोलेंगे इसका इंटू 10 कर दूं तो 3 डिजिट में पहुंच जाएगा 720, है ना। लेकिन उससे भी ऊपर जाना है, तो आप रैंडमली थोड़ा सा सोच के देखिए कि इंटू 10 करने पे आप 720 तक पहुंच रहे हैं, है ना। इंटू 20 करने पे तो आप 1440 पे पहुंच जाएंगे, तो उतने दूर तक तो जाना नहीं है। तो उनके बीच का तो हम 72 इंटू 15 एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। कितना आएगा भैया? 72 इंटू 15, ठीक है, 5 2 10 36, और ये कितना आ जाएगा? 72 आ रहा है क्या? नहीं, ये ऊपर जा रहा है। मतलब कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए? इंटू 14 पे आ जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 72 इंटू 14, 4 2 8 28 एंड देन 72। ओप्स, ये भी नहीं आया, तो 3 पे ही आएगा, 13 पे। ठीक है, क्या खोज रहा हूँ मैं? हाँ, इंटू 13 ये करते हैं, और फाइनली आपका आंसर 3 2 6 7 3 21 एंड 72। अब देखिए 6 3 9 36 इंटू 13 करने पे 936 आ गया है। 3 डिजिट का नंबर, और यही ग्रेटेस्ट है 3 डिजिट का नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें अगेन जैसे ही 72 ऐड होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? 936। ठीक है, वापस से समझा रहा हूं। देखिए क्या किया हमने डिविजिबल वाले वर्ड से ये समझा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। ये हमें किस लिए दिया था? कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, डिविजिबल वाले वर्ड से हमने समझा एलसीएम। एलसीएम जब हमने निकाला तो वो एक 2 डिजिट का नंबर निकला। ठीक है, वो 2 डिजिट का नंबर निकला। हमसे पूछा है 3 डिजिट का नंबर, तो हमने वही एलसीएम के और मल्टीपल्स देख लिए, है ना। एलसीएम के और बड़े 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 और क्या नंबर्स आ सकते हैं वो देख लिए, तो हम सीधा कंक्लूजन तक पहुंचे कि 72 इंटू 13 कर देते हैं, 3 डिजिट में पहुंच गए, वही मैक्सिमम नंबर है। इसका आंसर क्या आ गया? 936।
6। ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, अगर आपको दिक्कत है कि इसको लिखेंगे कैसे तो मैं वो भी बता देता हूँ फिर। क्या हुआ भाई इसे, हाँ आए भाई, ऐसे ही मिटा देते हैं इससे अच्छा। अब क्या हो रहा है, मुझे कुछ, ये क्या हुआ, ऐसे करना पड़ेगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी कर देते हैं, ये हमने मिटा दिया है। मैं कॉल किसका आया था, जतिन, Who is जतिन? पता नहीं, हाँ चलिए, कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे करके करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि आपको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 18, 24, 36। ठीक है, एलसीएम ऑफ 18, 24, 36, ये आप प्रॉपर शो करना है तो कर सकते हो। 18, 24 एंड 36 का एलसीएम आपको शो करना है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। किससे शुरू किया था हमने, 6 3 जा, 6 4 जा, दिस एंड देन 3 1 4 2, देन 2 2 1 एंड देन 2 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया था, तो एलसीएम आ गया आपका 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 72। तो आप क्या बोलेंगे कि हमें तो भैया 3 डिजिट नंबर पे जाना है, तो आप सीधा, आपको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखिए दिस इज 2 डिजिट नंबर। तो देयरफॉर 72 इंटू 13 कर दीजिए, क्या आया था 936, ये आपका आंसर है। और हमेशा हमेशा एक और इंटरेस्टिंग, सॉरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, हर आंसर के एंड में आंसर हाईलाइट होना चाहिए और आंसर के बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो वैसा होना चाहिए जैसा क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आप यही लिखेंगे, हेंस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 936। ये आपका खत्म, इस पे एक डब्बा बना दीजिएगा ताकि आपको आंसर दिखाई देता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो एलसीएम के क्वेश्चन हो गए वहां, अब आते हैं एचसीएफ पे। ठीक है, चलिए एचसीएफ में मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें बता देता हूँ। एलसीएम भी डायरेक्टली, अगर प्राइम नंबर्स दिए हो तो सीधा एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ एचसीएफ। ठीक है, नंबर्स क्या क्या है, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 2। दूसरा नंबर क्या है, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, एंड देन 3 का पावर 4, 5, 2 का क्यूब। ठीक है, तो एलसीएम के केस में क्या करना होता है, आपको देखना है कि कितने सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, एक ऑर्डर में लिख लीजिए आप, मिनिमम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले 2 लिख लिया, फिर देखा 3 भी है, फिर देखा 5 भी है, इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर है नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कहाँ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लिख दिए। ठीक है, 3 का देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लिख दिए। ठीक है, 5 का देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यही कहलाता है क्या, एलसीएम। ठीक है, यही क्या कहलाता है, एलसीएम। एचसीएफ के केस में देखिए क्या है, ठीक है, वापस से नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या लिख दूं, कॉपी हो जाएगा क्या, कॉपी कैसे होता है भाई, पेस्ट, पेस्ट, ये है क्या है, पेस्ट कैसे होता है, ये क्या हुआ, पेस्ट, अरे चलो छोड़ो भैया, हम ऐसे ही देख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो एचसीएफ के केस में क्या करते हैं, एचसीएफ के केस में भी अगेन आप सारे प्राइम नंबर्स नहीं लिखते। ठीक है, आपको देखना पड़ता है प्राइम नंबर, देखिए जो सब में हो, क्या 2 सब में है, तो आपने देखा हाँ भैया है। ठीक है, और 2 का आपको देखना है सबसे हाईएस्ट जो कॉमन हो, सबसे हाईएस्ट पावर जो कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3, तो कॉमन क्या हुआ, 2 का पावर 1 ही हुआ, तो सिर्फ 2 आएगा। फिर आपने देखा 3 है क्या कॉमन, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो आपने 3 लिखा। अब वो पावर देखिए जो सब में कॉमन आ जाए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, मतलब कि कॉमन क्या हुआ, 2 हुआ।
ठीक है, फिर देखिए 5 है क्या तीनों में, बिल्कुल 5 भी है तीनों में, तो आपने 5 लिखा और उसका हाईएस्ट पावर कॉमनली खोजने की कोशिश की, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, मतलब यही है। तो अब देखिए, अच्छा ऑप्शन में पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में चीजें दी हुई हो तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका याद रखिएगा। एलसीएम सारे प्राइम नंबर्स लिख दीजिए और सबके हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में आपको हमेशा कॉमन वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, पहले कॉमन क्या क्या चीजें वो लिखा, फिर उनका हाईएस्ट पावर देख लीजिए, जो हाईएस्ट पावर एकदम रैंडमली नहीं, जो कॉमन निकल पा रहा हो, कॉमन हाईएस्ट ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, दो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। ठीक है, अब देखो भैया, हमने क्या बोला था, को प्राइम नंबर्स होते ही कौन है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, और वही कॉमन फैक्टर को ही तो एचसीएफ कहते हैं। तो दो को प्राइम नंबर अगर हैं तो उनका प्रोडक्ट कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको पूछा क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। ये बात हमेशा याद रखिए, को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 1 होता है, क्योंकि वो दो नंबर और किसी के टेबल में आते ही नहीं, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, वही तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे भी देखिए वापस से एक वर्ड आया ग्रेटेस्ट, है ना। यहां पे मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। अब ये क्वेश्चन एचसीएफ का ही है। ठीक है, पहले आपको जो क्वेश्चन दिखाया था उसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जरूर था, लेकिन आगे किस वर्ड से मैंने आपको रिलेट करके बताया कि वो एलसीएम का सवाल है, डिविजिबल, है ना। बताया कि वो जो नंबर्स गिवन है आगे वो तो डिनोमिनेटर में लिखे जा रहे हैं, मतलब फाइंड क्या करना है, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर जो बड़ा होता है तो एलसीएम एचसीएफ में बड़ा कौन होता है, एलसीएम, मतलब वो एलसीएम का सवाल था। यहां पर देखिए क्या बोला है, विच डिवाइड्स, इसका मतलब यहां पर 281 और 249 ये कौन है, ये न्यूमरेटर वाले नंबर है, और आपको डिनोमिनेटर पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ का सवाल है। ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट करके भी लिखा है जो बता रहा है कि हाँ भैया ये एचसीएफ का ही सवाल है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला, एकदम से आप इस पे फोकस नहीं करेंगे कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट यही वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें क्या, नहीं, प्रॉपरली क्वेश्चन में देखिए कि कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं क्या। तो यहां पर डिवाइड्स वो वर्ड है जो हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलिए क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए विच डिवाइड्स 281 एंड 249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जब 281 को उस गिवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 5, मतलब कि 281 में 5 एक्स्ट्रा है, 281 में 5 एक्स्ट्रा है, तभी तो रिमाइंडर के फॉर्म में मिल रहा है। तो क्यों ना पहले ही 281 में से 5 माइनस कर दिया जाए, है ना। क्या आएगा भैया, 276 आ जाएगा, है ना। वैसे ही बोला जा रहा है कि 249 में क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 7, मतलब 249 में 7 एक्स्ट्रा है, तो 249 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 242। तो आपको बेसिकली इन दो का एचसीएफ निकालना है ना। हमें एचसीएफ किनका निकालना है, 276 और 242 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ऑप्शन से सीधा जाएं या फिर सॉल्व करें पूरा, हाँ कर लेते हैं। ठीक है, 276 तो होगा नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया। 69 ये 4 से जाएगा क्या, 36 24, हाँ ये तो जा रहा है, और वो आएगा 9 ये नहीं आएगा। चलिए कर ही लेते हैं, 276 दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। 2 1 जा, 2 3 जा 8, देन 2 6 9, है ना। एंड 69 आपका क्या है, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो ये तो और आगे होगा, 3 2 3 3, ये प्राइम नंबर है, ये यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 242 का करते हैं, 1 2 1, फिर ये किससे जाएगा, ये तो 11 का होता है, 11 11 जा, है ना, और 11 1 जा, तो भैया क्या दिख रहा है, गड़बड़ कर दिया क्या कुछ हमने, 2 1 2 2 जा 2 1 जा, हाँ ठीक तो है। 281 एंड 249 एचसीएफ निकालना था, कॉमन हमें 2 दिख रहा है, ऑप्शन में यहाँ है नहीं, 7 माइनस करने पे 242 ही आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 11, हाँ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, 2 तो हो नहीं सकता, क्या मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ पे। 11, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 3 3, हाँ क्वेश्चन कहीं कुछ मिस प्रिंट तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं।
12 क्वेश्चन। ओके, तभी मैं बोलूँ क्या दिक्कत है भाई। हमारे जिन्होंने भी मेहनत करके ये बनाया है उन्होंने एक मिस प्रिंट कर दी है, तो हम उसे सुधार देते हैं। नंबर था 1249, है ना। तभी तो हम कहें कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। तो 1249 में से 7 माइनस होगा तो भाई 1242 बनेगा। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है। चलिए करते हैं ये। चलो 1242, 2 6 टू 2 एंड 2 1 ये 3 से चला जाएगा, 3 2 6। हाँ अगेन देखो क्या आएगा, 0 आएगा पहले, है ना। फिर ये 3 से जाएगा, 3 6 18 एंड 18 20 मतलब 9 अरे देखो 69 तो आ ही गया है। चलो देखते हैं फिर से। उसके बाद 3 एंड देन 23, सो 23। अब देखिए एच सी एफ की क्या कॉमन है, 23 3 दिख रहा है और एक 2 भी दिख रहा है। मतलब कि कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। 23 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, यस। एक 2 कॉमन है, हाँ कहाँ है, यहाँ पे है 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। 3 2 6 इंटू 23, 6 3 18, 6 2 12 13, 138 आपका फाइनल आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन इन सच फॉर्म देन एचसीएफ बताइए। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि जब प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही सीधा दिया है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो कॉमन होगा, एक्स दोनों में कॉमन है ना, और हाईएस्ट क्या होगा, पावर 1। वाई दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या होगा 2, मतलब एक्स वाई स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है भैया, ये आपका आंसर है। चलो भैया आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, जहां पर समय मैं नहीं दे रहा हूं मतलब वो क्योंकि पहले करा चुका हूं, इसीलिए आप भी उसी फॉर्म में आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए वापस से देखिए एक वर्ड आ गया क्या, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ओके, लेकिन एकदम से जज मत करने लगना कि हाँ ये एचसीएफ का सवाल ही है क्या। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये एमसीक्यू है मैं आपको एक और तरीका बता दे रहा हूँ। ऑप्शन में जो सारे नंबर्स दिए हैं वो तो इन दोनों से ही छोटे हैं, है ना। तो मैंने आपको जो तरीका बताया था, देखो ऐसा ऊपर एलसीएम और नीचे एचसीएफ, छोटा नंबर आता है, मतलब ये एचसीएफ का ही सवाल है। सिंपल सा सवाल है, 52 और 91 का एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया वो रिलेशन वाला सवाल। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है भैया, 40 इंटू 30 1200। सिंपल सा सवाल है, आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एचसीएफ 21 है, एलसीएम बताइए, दो नंबर्स यही है। देखिए यहाँ पे भी वही फंडा लगेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, अगेन इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, आप खुद से कीजिएगा। एचसीएफ कितना है 21, एलसीएम आपको पूछ रहा है, दोनों नंबर्स क्या क्या है 420 एंड 189। ठीक है, ये आप कीजिएगा, यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए अगेन बहुत सारा तामझाम करके कुछ लिखा है, समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बोला है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू वो है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो पूछा है रिजल्ट बताइए व्हेन प्रोडक्ट ऑफ दोस पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाय एलसीएम, मतलब कि ए इंटू बी डिवाइड बाय एलसीएम बताइए। तो अगर आपको ध्यान होगा यही तो है, यही है कि नहीं। देखिए मतलब अगर मैं एलसीएम को यहां से उठा के इसके नीचे ट्रांसपोज कर दूं तो यही तो है ना। मतलब कि बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। ये चीज क्या होगी, ये एचसीएफ पूछ रहा है, लेकिन देखो कितने तामझाम करके पूछा, है ना। तो आपको इतना कुछ मेहनत नहीं करना है। अगेन एचसीएफ क्या होगा आपको पता है, एक्स वाई स्क्वायर होगा, वही आपका आंसर है। ठीक है, देखो तो इस लेवल पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, इजी सा एचसीएफ ही पूछ रहा है, लेकिन देखो कितना सब कुछ लिख दिया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अपने को कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लिया है हमने। चलो आ गया एक वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, क्या लिखा है, इन अ फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन टाइम टेकन बाय टू रेसिंग कार्स ए एंड बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक इज 30 मिनट्स एंड पी मिनट्स। मतलब कार ए को 30 मिनट्स लग रहे हैं और कार बी को पी मिनट्स लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। इफ कार्स मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स एंड द एचसीएफ ऑफ दिस इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ओके, अगेन एक अच्छा सवाल हो गया ये, है ना। बात क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ओके, यहां से मान लीजिए ए और बी ने दोनों कार ने क्या किया, घूमना शुरू किया। ठीक है, तो कार ए 30 मिनट्स में पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और कार बी पी मिनट्स में। ठीक है, कार बी पी मिनट्स में। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि दोनों
90 मिनट्स में वापस मिले, मतलब हो सकता है कोई एक स्लो हो दोनों में से, है ना। जैसे मान लो फिलहाल के लिए मैं ऐसे मान ले रहा हूँ कि कार बी स्लो है, तो 30 मिनट्स के बाद कार ए तो वापस यहाँ पहुंच जाएगा। नहीं, क्या हुआ भाई, है ना। 30 मिनट्स में कार ए वापस यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन कार बी क्योंकि स्लो है वो हो सकता है कहीं पीछे हो, है ना, कहीं पे पीछे हो। लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जब वो घूमते ही घूमते रहेंगे, तो वापस हो सकता है कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। और क्या बोला जा रहा है, वो कब हुआ, 90 मिनट्स पे। मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो कार ए जब अपना तीसरा राउंड कंप्लीट किया, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, तभी जाके क्या हो गया, कार बी भी वहीं पे पहुंचा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि P की वैल्यू बताइए। आपको एक और चीज भी बता दिया है, HCF ऑफ 30 एंड P इज 15। HCF ऑफ 30 एंड P इज 15। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीट मीट मीट, कहाँ गया, हाँ मीट मीट मीट, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्यों, क्योंकि मीट एक नंबर, या ऐसा समझ लो 30 मिनट्स और दूसरे का है P मिनट, है ना। इनका कुछ एक कॉमन मिलने वाला है, वही कॉमन मिलने वाला है, तभी तो फिर से मिलेंगे। मतलब कि ये जो 90 मिनट है ये क्या है, एलसीएम है, ये है एलसीएम। तो फिर से देखा वही सवाल हो गया, लेकिन कितना तामझाम, एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, पी पूछ लिया है, डराने के लिए, बच्चों को पूरी तरह से डराने के लिए। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होगा ए इंटू बी। एचसीएफ कितना दिया है, 15 दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 90 दिया है, एक नंबर कितना दिया है, 30, दूसरा पी, निकाल लो, 3 जा 45 आपका आंसर है। ठीक है, ओके। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पे, मीट अगेन और 90, जो ये बता रहा है कि मीट अगेन मतलब यही एलसीएम की वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से एक वैसा ही सवाल है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बना देते हैं। ए और बी दिया हुआ है, एचसीएफ बोला है ये, तो देखो भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन हो, तो आपने बोला एचसीएफ क्या होगा, पी का स्क्वायर, यहाँ पी का क्यूब, मतलब पी का स्क्वायर आएगा, है ना, वही हाईएस्ट कॉमन निकल पाएगा। फिर दोनों में क्यू है और क्यू का हाईएस्ट कितना निकल पा रहा है, क्यूब। तो ये है हमारा एचसीएफ। क्वेश्चन में एचसीएफ को कैसे दिया है, पी टू द पावर एम क्यू टू द पावर एन, मतलब एम की वैल्यू 2 हो गई, एन की वैल्यू 3 हो गई। लिख देता हूं, एम हो गया 2, एन हो गया 3। वैसे ही एलसीएम, एलसीएम देखिए, एलसीएम में तो मैंने क्या बोला है, एलसीएम तो सबसे इजी है, पी और क्यू को सीधा सीधा लिख दीजिए और हाईएस्ट हाईएस्ट पावर लिख दीजिए। पी का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, क्यू का हाईएस्ट पावर क्या है भैया, 4 है। इनको कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 3, और एस की वैल्यू क्या हो गई, 4। बस अब जो आपसे पूछा है एम प्लस एन 5, आर प्लस एस 7, 7 इंटू 5 35, कहाँ है भैया ऑप्शन, ऑप्शन सी इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और बोनस सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे सवाल आए फिर से एग्जाम में। ठीक है, जब कभी भी आपको कोई दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ हो, कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ हो, तो वो दो नंबर्स को आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे इस सवाल में 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट द नंबर्स बी, वो हो जाएंगे 12x एंड 12y, जहां पर x और y क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे, है ना, क्योंकि जितना कॉमन निकल सकता था वो तो 12 करके निकल गया, मतलब x और y में अब कुछ कॉमन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा कॉमन, इसीलिए वो सिर्फ क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे, इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोला गया है दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 12 है, तो हमने मान लिया वो नंबर्स क्या होंगे, 12x और 12y। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये लिख ही देता हूँ, एक्स वाई क्या है, दे आर को प्राइम, क्योंकि आप जब तक ये नहीं लिखेंगे ना तो आपका सवाल गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्ट 6336 है। ठीक है, मतलब कि 12x इंटू 12y की वैल्यू 6336 है। तो आपको पूछ रहा है ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, देखो नंबर नहीं पूछा है, आपको कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है वो पूछा है। ठीक है, तो अब यहां से आप इसको रिड्यूस करोगे, 12 से काट के देखते हैं, तो 12 5 जा 60, फिर आया 30, तो 30 तो नहीं जाएगा, 2 जा हुआ 24, और फिर 6 बच रहा है, मतलब कि ये किससे जा रहा होगा भाई, 8 से जा रहा होगा, है ना, हमारा दिमाग तो यही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी 12 से कटेगा, तो 12 4 जा 48, एंड देन अगेन 12 4 जा 48, यही होगा, है ना, बिल्कुल यही होगा। तो देखिए क्या मिला आपको, आपको मिला x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 44। यही है आपके लिए पॉइंट जहां पे आपको सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 44 हो, लेकिन कोई भी दो नंबर सोच लेंगे क्या, नहीं, आपको को प्राइम नंबर सोचने, ऐसे कौन से दो को प्राइम नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट
44 होगा। तो आप बोलेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 44 हो सकता है, 2 इंटू 22 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। बहुत से बच्चे जो 2 इंटू 22 भी सोच लेंगे तो वो हो गया गलत, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई कैसे हैं, को प्राइम है, मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मैं लिख दिया हूँ, आगे बढ़ते हैं। और क्या पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे 4 इंटू 11 है पॉसिबल, है ना, 4 इंटू 11 है पॉसिबल। और क्या है पॉसिबल, कुछ और है नहीं, ठीक है। तो इसे किया जाएगा क्या, रिजेक्ट। ये और ये हो गए हमारे एक्सेप्ट, मतलब कि कितने पॉसिबल पेयर हैं, 2 पॉसिबल पेयर हैं, ठीक है। कितने पॉसिबल पेयर हैं, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ये भी सवाल है, पूरा का पूरा सेम है, इसमें प्रोडक्ट दिया था, इसमें उनका सम दिया है, ठीक है। सेम लॉजिक से आप लगाइएगा कि 81x प्लस 81y 1215 है, तो x प्लस वाई की कुछ वैल्यू आएगी। आपको फिर से वही सोचना है कि x और y को प्राइम होने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या नंबर्स पॉसिबल हैं, उस हिसाब से ये आपके लिए होमवर्क है, कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो अगेन वैसे ही है, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का, है ना। अगेन होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। ये एक थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। देखो 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ तो 1 ही होगा, है ना, क्योंकि हर 2 प्राइम नंबर आपस में को प्राइम होगा। हर 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उन्हीं का प्रोडक्ट होता है ना। ये भी अगर आपको नोट करना है तो लिख लो, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम्स इज देयर प्रोडक्ट। 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहां क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 2 to 1। इसका मतलब p इंटू क्यू की वैल्यू ही 2 to 1 है, ठीक है, जिसमें से p q से बड़ा है। तो बस आपको यही खोजना है कि p और q क्या क्या होगा, और फिर सीधा इस फॉर्म में रखिए, आंसर ले आइए, ठीक है। तो चेक कर लें, 2 to 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे नंबर्स सोचोगे ही नहीं जो कंपोजिट हो, है ना, या फिर इस केस में इवन भी हो, ये भी नहीं सोचोगे क्योंकि 2 से ये जाएगा नहीं, है ना, और उसके अलावा और कोई नंबर प्राइम होता नहीं। तो आप 3 से सोचने की कोशिश करोगे लेकिन नहीं जा रहा है, तो सीधा आप क्या कीजिए, 10 के ऊपर के प्राइम नंबर्स पे कोशिश करना शुरू कीजिए, जैसे 13, 17, है ना, इन पे आप कोशिश कीजिए, ठीक है। ट्राई करके देखें, मैं सीधा 13 और 17 ही कर देता हूँ, क्यों क्यों, अच्छा मुझे आंसर मालूम है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। 13 और 17 ही क्यों दिमाग में आ रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट में 1 लिखा हुआ है और 7 3 21 होता है, तो सीधा इसी पे चेक कर रहा हूँ। 7 3 21, ये हुआ 9 13 1, बिल्कुल आ रहा है ना। तो एकदम एग्जैक्ट हमने सही गेस किया है, ठीक है। आपको भी यही चीज डेवलप करनी है एग्जाम तक, ठीक है। तो क्या आ गया है, p हमारा बड़ा था, मतलब ये हो गया p, ये हो गया q। तो फाइंड क्या करना है, 3 टाइम्स p माइनस q। 3 टाइम्स p 17 का 3 गुना, कितना होगा, 17 का 3 गुना 51, और माइनस में q, तो क्या आ जाएगा 38, 38 कोई ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगेन लीस्ट एंड डिविजिबल, मतलब किसका सवाल, एलसीएम का सवाल, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पूरे का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम, क्योंकि क्या बोला है, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 2, सारा सारा नहीं लिख रहा हूं मैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 4 5, है ना। अच्छा ये सब लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और 2 से कर दीजिए ये 1 हो गया, ठीक है, और एक बार होगा ये, 2 से एक और बार जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद किससे जाएगा, 3 से जाएगा, मैं सीधा 3 वाला कर दूं क्या, 3 से जाएगा तो ये ये कट के 3 बन जाएगा, ठीक है, मतलब एक बार और 3 से जाएगा तब ये भी कट जाएगा, फिर कौन बचेगा, 5, तो 5 से ये ख़त्म, और बचा लास्ट में 7, तो ये है भैया, ठीक है, मैंने शॉर्ट में बताया है, ठीक है, ताकि इसी पे आ जाए। तो क्या है हमारा आंसर, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो कर देते हैं, 2 का क्यूब 8, 8 5 40, इसको अलग कर देता हूँ मैं, और 3 का स्क्वायर 9, 9 7 63, ये कर लीजिए, 63 इंटू 4 कितना होगा, 252, और ये 02520, आपका आंसर है भैया, कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका आंसर है। वैसे ये वाला आंसर ना आप याद रख लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम क्या होता है, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम 2520 होता है, ये याद रख लो, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, 3 bells ring at intervals this minute, all 3 rang at 6 am,
व्हेन विल दे रिंग टुगेदर। वे देखो फिर से वही, जैसे एक पिछले सवाल में मैंने मीट वर्ड पे फोकस किया था, क्या बोला था, एलसीएम का सवाल है, वैसे यहाँ पे भी टुगेदर। टुगेदर का मतलब अगेन एलसीएम का सवाल है, 4 7 14 का एलसीएम निकालिएगा और टाइम बताइएगा, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो एमसीक्यूज हो गए खत्म, अब आते हैं असर्शन रीजन पे। ठीक है, क्लियर। आपने देखा कि एमसीक्यूज में भी अच्छे अच्छे सवाल थे, है ना, ठीक है, ओके। ऐसा मत सोचिएगा कि 6 ही नंबर का है फिर इतना सारा क्यों कर रहे हैं, यही तो काम है मैथमेटिक्स में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही तो चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए असर्शन रीजन शुरू करते हैं। ठीक है, असर्शन, द नंबर 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बोल रहा है कि 5 का पावर n, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो n के किसी भी वैल्यू के लिए फाइनल आंसर के यूनिट डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा, ऐसा बोल दे रहा है, कैन नॉट एंड। ये असर्शन है, तो आपको चेक करना है कि असर्शन सही है या गलत। तो एक आध वैल्यूज पे आप चेक कर लीजिए। 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। बिल्कुल आपको हमेशा दिख रहा है कि ये तो यूनिट डिजिट में हमेशा ही 5 है, कभी 0 आ ही नहीं रहा है, मतलब कि असर्शन इज ट्रू। द नंबर 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। रीजन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। तो बिल्कुल 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 इंटू 1, यही है ना। अच्छा अब देखो यहां पर क्या है कि अगर फैक्टर्स बोलेगा तो बिल्कुल 5 और 1 है उसके फैक्टर्स, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में बोलेगा तो 1 फिर प्राइम फैक्टर नहीं है ना, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है ना। तो इसमें एक्चुअल में यहां पे ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है ना। असर्शन रीजन के जो 4 ऑप्शन होते हैं, क्या 4 ऑप्शन होते हैं, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये पहला ऑप्शन बनता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा क्या है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चौथा क्या, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऐसा ही टाइप का ऑप्शन बनता है। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी बात याद रखिएगा कि चारों ऑप्शन क्लियरली क्वेश्चन में कैसे मेंशन है ये देख के ही ऑप्शन टिक कीजिएगा। याद मत कर लीजिएगा कि ऑप्शन ए यही होता है, ऑप्शन बी ये होता है, सी ये होता है, डी ये होता है, ऐसा याद मत कर लेना। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, तो 2 फैक्टर्स तो है, ये करेक्ट है, और इसी के वजह से ही वो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसका ऑप्शन ए, मतलब ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये हम मार्क कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 4 और 6 हो गया है ना, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव के इवन नंबर्स, कोई भी बड़ा नंबर भी सोच लो, 24 26 24 26, इनका HCF हमेशा क्या होगा, 2 होगा, बिल्कुल 2 ही होगा, है ना, बिल्कुल 2 ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही इनका HCF 2 कॉमन आया उसके बाद जो 2 नंबर बनेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएंगे, और वो हमेशा को प्राइम होते हैं, मतलब कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। जैसे देख लो, जैसे ही 2 मैंने कॉमन लिया, ये क्या बनेगा, 12 और ये 13, आए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर और ये आपस में है को प्राइम, मतलब और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता 1 के अलावा। ठीक है, तो HCF हमेशा 2 है, ए इज ट्रू लिख दिया हमने। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय ट्रू, तो आर इज ऑल्सो ट्रू, है ना। लेकिन क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, हाँ, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, बस वो ट्रू है ना। HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहां पर सिर्फ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से असर्शन क्या है, 2 + √3 होल मल्टीप्लाइड बाय √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑब्वियसली चेक कर लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 एंड √3 इंटू √3 3, स्टिल क्या है, ये एक इरेशनल नंबर, मतलब कि ए इज ट्रू भैया, ए इज ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हाँ, 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, बिल्कुल नहीं। मैं √3 और √3 यहीं पे देख लो, 2 इरेशनल का प्रोडक्ट क्या निकल आया 3, तो ऑलवेज इरेशनल होगा क्या, नहीं, आर इज फॉल्स। ठीक है, और क्योंकि ये इरेशनल वाला आ गया है, इसी के लिए एक बोनस क्वेश्चन यहां पे मैंने रखा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 23/25, तो ए की वैल्यू क्या होगी, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हुआ दिस, और 25 से 5 कैसा नंबर मिल रहा है, इरेशनल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके, इजी सा सवाल था, बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख लिया। ठीक है, अगला, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन देयर LCM इज 40। ठीक है, ये वही रिलेशन वाला सवाल है, चेक करके देख लेते हैं ऐसा हो रहा है क्या। पहले HCF बोला है, HCF 5 है इंटू LCM उनके प्रोडक्ट के बराबर, तो यहाँ से देखते हैं LCM क्या आ रहा है, 5 इधर आएगा तो
30 बनेगा, तो ऑब्वियसली ए इज फॉल्स। और अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से जितना हमारा एक्सपीरियंस है, अगर ए फॉल्स होता है तो आर ट्रू ही होता है। लेकिन चेक कर लेते हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अरे ये तो यही लिखा है, देखो एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी प्रोडक्ट, बिल्कुल भैया आर इज ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, एचसीएफ इज दिस, देयर एलसीएम, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर। हाँ ये देखो, ये मैंने आपको इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट बोला था, मैंने बोला था एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल। ये दोनों ही चीज याद रखिएगा, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम एंड एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है, इसमें भी अगेन आपको वही पीछे वाला यही रिलेशन लगाना है। ठीक है, असर्शन ट्रू है या फॉल्स है वो चेक कर लीजिएगा, बाकी रीजन तो ट्रू है। ठीक है, हालांकि वो एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वो फॉल्स हो, है ना, या फिर दोनों ट्रू हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, ये भी हो सकता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ एचसीएफ ऑफ 510 एंड दिस एलसीएम इज दिस, सेम है। ठीक है, होमवर्क, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए क्या है क्वेश्चंस का भंडार ले आया हूं, बहुत से मैं स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो हम पहले ही कर लिए हैं, लेकिन आपके रिकॉर्ड के लिए, आपकी प्रैक्टिस और हो, इसलिए क्वेश्चन बोर्ड पे है, आप चाहो तो पॉज करके सॉल्व कर ही लेना। ठीक है, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एलसीएम एचसीएफ बताना है, कर लीजिएगा ये। ठीक है, अच्छा हाँ, काम कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर करने पे कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा, है ना, पता तो चले आपने किया भी है या नहीं। ठीक है, चलिए ये एक अच्छा सवाल है, 85 और 238 का एचसीएफ को अगर उस फॉर्म में लिखा जाए तो एम की वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, 85 और 238 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 85 किससे जाएगा, 5 1 जा 5 7, फिर ये प्राइम नंबर है, खत्म हो गया ये। 238 किससे जाएगा, पहले 2 1 1 9, अब ये 17 से जाएगा क्या, 17 इंटू 7 होगा क्या, 7 7 जा 49, हाँ बिल्कुल, तो पहले 7 से कर दूं क्या, तो क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है आपका एचसीएफ, मतलब कि 85m माइनस 238 इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोलूंगा, 17 बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्योंकि यही हमें दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, मतलब यही क्या हुआ, हमारा एचसीएफ हुआ। तो एचसीएफ को हमने कर दिया है गिवन एचसीएफ से इक्वेट, अब इक्वेट कर दिया है तो इसे आगे सॉल्व कर दीजिए, ये नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 85m इज इक्वल्स टू 238 प्लस 17 क्या आएगा, 8 7 हो गया 15, ये भी हो गया 255, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 85 के टेबल में ये कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में आ जाएगा क्या, सॉरी 3 टाइम्स में, 3 आएगा शायद, चेक कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24, 25 बिल्कुल आ गया, है ना। तो हमारा आंसर क्या है, m का वैल्यू 13। ठीक है, अगेन आंसर को कर दिया जाए हाईलाइट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा सवाल आ गया भाई। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अच्छा ठीक है, क्या क्या डेटा आ रहा है भैया, म्यूजिक में इतने हैं, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, 108 आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। देखो यहाँ पर मिनिमम 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 मिनिमम, सोचिए सोचिए किस बारे में बात कर रहा होगा। और ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज सेम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, हाउ मेनी रूम्स। देखिए 3 सवाल, एक सवाल के अंदर ही 3 सवाल है। ठीक है, ओके, एक सवाल के अंदर यहाँ पर 3 सवाल है। चलिए देखिए, आपको क्या बोला है, 60 बच्चे म्यूजिक वाले हैं, 84 बच्चे डांस वाले हैं और 108 बच्चे हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। ठीक है, एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स भी पूछा है, और ऊपर में क्या लिखा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने हैं, मिनिमम है ना, ग्रुप्स मिनिमम बनाने हैं, और हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप शुड बी सेम, है ना, हर ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि इन तीनों में से आपको एक नंबर तक पहुंचना है, एक, है ना, है कि नहीं, मतलब वो क्या होगा, वही तो एचसीएफ होगा। इन तीनों का से जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वो छोटा नंबर मिलेगा, वही हो सकता है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि म्यूजिक के ही 60 बच्चे हैं, डांस के 84 बच्चे हैं, हैंडीक्राफ्ट के 108 बच्चे हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे तभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता पाएंगे ना। एलसीएम तो इन सब से भी ऊपर निकल जाएगा, है ना, तो उतने बच्चों की तो बात ही नहीं हो रही है ना। इन तीनों से कोई बड़ा नंबर आ जाए अगर, तो एलसीएम में वही मिलेगा,
और वो तो है ही नहीं, बच्चे ही जब इतने इतने हैं, मतलब आपको ये समझना है कि HCF का सवाल। तो HCF जो आप निकालेंगे वो आएगा नंबर ऑफ क्या, स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, यही क्या है आपका HCF। पहले में आपको HCF निकालना है, तो आप तीनों का HCF निकाल लीजिए। 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही लिख सकते हैं क्या, है ना, बिल्कुल यही लिख सकते हैं। 84 को क्या लिख सकते हैं, 84 को आप बोलेंगे 2 ज़ा 42, फिर इंटू 2 करेंगे तो 21 इंटू 3 इंटू 7, ये लिख सकते हैं ना। 21 इंटू 4, सही कर रहा हूँ ना, हाँ भैया सही है, 21 इंटू 4, ठीक है। 108 को क्या लिख सकते हो, 108 को 2 5 ज़ा 4 ज़ा, फिर 2 से करोगे तो 2 2 ज़ा, और सॉरी क्या, हाँ 54 को आप 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 और 27, मतलब कि 333 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 27 इंटू 4 है, 7 4 28, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अब आप बताइए HCF क्या होगा। देखिए 2 बार 2 2 बार 2 2 बार 2 तो आ ही रहा है, तो HCF क्या हो गया आपका, 2 का स्क्वायर तो हुआ। 3 कितने बार है यहाँ पे कॉमन, 3 एक बार है। 5 है क्या या 7 है क्या कॉमन, नहीं है, मतलब कि आपका आंसर क्या है, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, यही है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि हर एक फॉर्म से 12 12 स्टूडेंट्स निकाल लीजिए, वही है आपका पहला आंसर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, 12 12 का ग्रुप बना रहे हैं हम, 12 बच्चों का, तो पहले का आंसर क्या है, 12 स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, 12 स्टूडेंट्स। अब देखिए पहला जैसे निकल गया, बाकी सब निकल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो बताइए ये क्या था, एम क्या था भैया, म्यूजिक। म्यूजिक के कितने ग्रुप बन रहे होंगे, अगर एक ग्रुप में 12 बच्चे हैं तो कितने ग्रुप बन होंगे, 5 ग्रुप बनेंगे, है ना, 60 डिवाइड बाई 12, तो म्यूजिक के 5। डांस के 12 के टेबल में 84 कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, 7, है ना, और 12 के टेबल में 108 कब आएगा, 9 टाइम्स, ये हो गया, है ना। म्यूजिक के 5 ग्रुप, डांस के 7 ग्रुप, हैंडीक्राफ्ट के 9 ग्रुप। लास्ट सवाल, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। एक ग्रुप को अगर एक रूम दिया जा रहा है तो टोटल कितने नंबर ऑफ रूम्स लगेंगे। तीनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यही तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स है ये, तो इन सबको ऐड कर दो। 5 7 5 12, 12 और 9 21 रूम्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। गुड क्वेश्चन, दिस वाज गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर, क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें एक साथ 3 चीजें पूछी गई है, ये आपको केस स्टडी के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्टर अच्छा ओके, मैंने एक चीज बोल दिया, केस स्टडी के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, लेकिन केस स्टडी नहीं आता इस चैप्टर से, ठीक है। इन जनरल ये आपको 3 मार्क के लिए, जब अगर किसी का किस्मत खराब हो, प्रूफ ऑफ इरेशनल ना आ रहा वाला हो, तो ये आ सकता है 3 मार्क के लिए, ठीक है। अगले पे आते हैं। अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, सेम टाइप का क्वेश्चन है भैया, है ना, इक्वल रोज बोला है। ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। देखो क्यों ये अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं। एंड पढ़िए, पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछा है ना, क्या पूछा है, रोज पूछा है। मिनिमम वर्ड से हम फिर अगेन कुछ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते कि एलसीएम का सवाल है क्या, नहीं है, एचसीएफ का ही सवाल, ठीक है। क्यों एचसीएफ का सवाल है, क्योंकि अगेन जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी एचसीएफ का ही था, ठीक है। आपको ये समझना होता है कि आपके पास 66 एप्पल ट्रीज हैं, 88 बनाना ट्रीज हैं, 110 मैंगो ट्रीज हैं, इनको आपको अरेंज करना है इक्वल नंबर ऑफ रोज में, है ना। इन्हीं को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली एचसीएफ का ही सवाल होगा ना, क्योंकि एक छोटा नंबर मिलेगा ना, सेम नंबर ऑफ ट्रीज अगर हमको चाहिए तो, है कि नहीं, तो एचसीएफ का सवाल है। एलसीएम ना हमेशा आपको ये याद रखना है कि गिवन चीज से अगर कुछ बड़ा आपको चाहिए तभी एलसीएम है, कुछ भी छोटा चाहिए तो एचसीएफ है, ठीक है। तो अगेन 66 88 66 88 और 110, इसका क्या कर दो, एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। फिर मैं बताता हूं क्या होगा आगे। ये कैसे आ जाएगा, 2 3 11, ये क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 11, ये क्या आ जाएगा, 2 2 5 इंटू 11। तो क्या कॉमन मिला भैया, एचसीएफ क्या मिला, क्या कॉमन दिख रहा है, सब में 2 है, बिल्कुल है, 3 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 11 है, हाँ है, तो ये आ गया 22। 22 क्या हुआ, एचसीएफ। तो क्या हमारा आंसर 22 है, नहीं, क्योंकि हमने एचसीएफ किसका निकाला है, हमने ट्रीज का निकाला है, ट्रीज का निकाला है एचसीएफ। हमें क्या पूछा है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रोज, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकाल देते हैं और यही काम कर देते हैं, खत्म, यही हमारा आंसर बोल देते हैं, लेकिन नहीं, क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टेंस ऑफ ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ये आ गया नंबर ऑफ ट्रीज का एचसीएफ,
है ना। अब इतने नंबर ऑफ ट्रीज हर एक रो में होंगे, तो आप रोज निकाल लीजिए कि इस वाले के लिए कितने रो लगेंगे, इसके लिए कितने रो लगेंगे। टोटल आपके पास 66 एप्पल ट्रीज हैं, तो रोज कितने लगेंगे इसके, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। इसके लिए 3 रो लगेंगे, है ना। इसके लिए कितने लगेंगे, 88 था तो 4 रोज लगेंगे। इसके लिए कितने लगेंगे, 5 लगेंगे। तो टोटल कितने लगेंगे, और यही मिनिमम है, ठीक है। कितने हो गए, 7 5 12, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। 12 रोज लगेंगे, 12। रुक जाइए, ठीक है, ये हो गए आपके 12 रोज, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर, ठीक है। चलिए, बढ़िया सवाल था ये, आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक लाइट्स क्रॉसिंग इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, ये अगेन टुगेदर वर्ड से आप रिलेट कर दीजिए। ये एलसीएम का सवाल है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। 7 AM है, इससे जो भी आता है बड़ा नंबर अगर आएगा तो इसमें आपको बस याद ये रखना है एलसीएम निकालने के बाद कि सेकंड्स को मिनट में चेंज कर दीजिएगा, इतना मिनट और इतना सेकंड, 7 बजकर इतना मिनट इतना सेकंड, वैसा फाइनल आंसर दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए, फाइनली आते हैं हम उस सवाल पर जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे शायद, यही 3 नंबर का सवाल आने वाला है। मैं बिना देरी के सीधा शुरू करता हूं, ठीक है। और क्यों ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम जो भी आपको दिया है तो वहीं से शुरू होता है। लेट √3 बी एन, नो, जो बोला है प्रूफ करने उसका उल्टा ले लो। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो √3 क्या हो जाएगा, इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे मेंशन करनी है, वेयर p q r को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये साथ में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। एक साथ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, ट्रांसपोज करना है, q को इधर भेज दीजिए, √3 को नीचे, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा यहाँ, q², है ना। वैसे आप पहले भी स्क्वायर कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वही कर दूं क्या, चलो एक ही बात है। यहाँ आ गया p²/3, √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ यूज होता है एक थ्योरम, ठीक है, जो आपको प्रॉपरली ऐसा बाय थ्योरम करके नहीं लिखना है, लेकिन आपको बस मेंशन करना है। क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, आप ये लिखेंगे इफ 3, इसको भी लिखने के मल्टीपल तरीके मैं आपको बता दूंगा अभी। इफ 3 डिवाइड्स p², इट विल ऑल्सो डिवाइड p, ठीक है। इसी को कुछ लोग कैसे लिखते हैं कि इफ 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका क्या है कि इफ p² इज अ मल्टीपल ऑफ 3, p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे 3 तरीके हैं जिस तरह से लिख सकते हैं आप। ये पहला एक तरीका था जो मैंने यहाँ बता दिया। अब क्योंकि ये p को भी डिवाइड करेगा तो आप बोलेंगे सो p को आप 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। p को 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, अभी तो मैंने बताया 3 का मल्टीपल आप ऐसा करके लिख दीजिए 3m, और यहां भी एक रीजन दीजिए, m इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब वापस से यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं क्या, इसे 1 दे देता हूं, इसे 2 दे देता हूं, ठीक है। यहां बता देते हैं अब, ठीक है। तो वापस 2 पे जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, q² इज इक्वल्स टू p²/3, और p क्या है 3m, तो 3m का स्क्वायर क्या होगा 9m²/3, विच गिव्स q² इज इक्वल्स टू 3m², जो अब इधर ट्रांसपोज होके क्या मिलेगा, ये है ना, ये मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर अगेन अब आप क्या बोलेंगे, क्या सेम टाइप का पैटर्न आ गया, एक स्क्वायर नंबर डिवाइड बाय एक प्राइम नंबर, है ना। तो अगेन आप यहां पे क्या बोलेंगे, इफ 3 डिवाइड्स q², it will also divide q, so q को भी आप 3 का एक मल्टीपल मान सकते हो, तो इसको लिख दिया 3n, n इज एनी इंटीजर। और जैसे ही आप यहां पहुंचे सीधा आप क्या बोलेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, p का भी एक फैक्टर 3 और q का भी एक फैक्टर 3, ये तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि p और q क्या है, को प्राइम है। तो यहां तुरंत लिख दिया विच इज नॉट possible as p and q are co-prime, and last हमारा favorite line, hence our assumption is wrong and final √3 is an irrational number। यहां पर आपका प्रूफ होता है खत्म और इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर, एज इट इज देखिए ऐसा ही लिखिएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो उससे ज़्यादा इजी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उससे ज़्यादा इजी होते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक तरफ ट्रांसपोज कर दो। शुरुआत वही होगी कि लेट 6 + 3√2 बी एंड बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो अब आप क्या बोलोगे, 6 + 3√2 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू। अगेन वो सारी कहानी फिर से यहाँ पे भी लिखनी है। पी क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज कीजिए बस, जो जो भी रूट में नहीं है उन सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है, और सही से कीजिएगा, 6 को सीधा डिनोमिनेटर में मत भेज देना है ना, पहले उधर सबट्रैक्ट में जाएगा। तो 3√2 इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू -6, ठीक है। फिर 3√2 यहाँ पर हमने एलसीएम वगैरह ले लिया, 6q बाय क्यू। अब ये 3 को भी भेज दीजिए, p -6q बाय 3q। अब देखिए ये ही सबसे इंपॉर्टेंट वाली लाइन है जो अब हम इसके बाद लिखेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो अब हम क्या बोलेंगे, हियर LHS इज इरेशनल, क्योंकि गिवन है ना, अरे, एंड RHS हैज P Q, ऐसा लिख दीजिए, RHS हैज इंटीजर्स विच मेक इट एज अरे चलो थोड़ा इजी ही लिखा देता हूं, LHS इज इरेशनल एंड RHS इज रैशनल। रीजन में लिख देते हैं बिकॉज P Q ये सब क्या है, 3 6 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, इसी वजह से, ठीक है, ओके। सो ये दोनों इरेशनल हैं तो दे कैन नॉट बी इक्वल। अगेन वही लास्ट लाइन, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग या फॉल्स, एंड 6 + 3√2 is an irrational number। क्लियर, ओके, ये इजी क्वेश्चन है। एंड द लास्ट, चलिए लास्ट सवाल पे पहुंच गए हम, ठीक है। प्रूव दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √6, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल है, और इसके बाद मैं आपको एक और सवाल दिखाऊंगा इसी से मिलता जुलता, कि आपको क्या करना होता है जब क्वेश्चन किस तरह से परोसा गया हो। यहाँ पर देखिए जैसा आपको दिया है बस आपको कुछ नहीं करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए वही। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a + b होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, तो 2ab √2 √3 मिलके √6, और यहाँ अगेन वही p बाय क्यू। फिर अगेन वही सब पूरा ट्रांसपोज करोगे, क्या आएगा, 2 √6 p बाय क्यू -5 √6 आ जाएगा p -5q बाय 2q, वही सेम वाला लॉजिक, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ जैसा ये है होल स्क्वायर दिया है, अगर यहां पर सिर्फ ऐसा दिया होता, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, तो इसके ना 3 वैरायटी बन सकते हैं। क्या, गिवन दैट के अकॉर्डिंग, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल गिवन दैट √6 इज इरेशनल, ठीक है। तो जब कभी भी ये वाला पैटर्न हो तो हमें डायरेक्टली स्क्वायर करना होता है, तभी √6 आ पाएगा, है ना, ठीक है, डायरेक्टली स्क्वायर करना पड़ता है। इसी को एज इट इज स्क्वायर करोगे तभी तो a + b होल स्क्वायर करने पे 2ab जब बनेगा तभी √6 आएगा, वरना नहीं आएगा। लेकिन जब आपको ऐसा कुछ गिवन हो, तो ये मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, तब अगेन आप शुरुआत ऐसी करेंगे, इसे p बाय क्यू जैसा मान लिया, रैशनल है ऐसा मान लिया। अब मान लीजिए आपको गिवन है √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, ये अगर ऐसा गिवन है गिवन में, तो √2 को ही ट्रांसपोज कर दीजिए ऐसा, अब होल स्क्वायर कीजिए, तो इससे स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन यहां क्योंकि a - b होल स्क्वायर बनेगा और उसके में टर्म क्या आता है 2ab, तो आपको वहां पे मिलेगा एक माइनस में 2ab। क्लियर, आगे आप मुझे लगता है आप समझ जाएंगे कि वही ट्रांसपोज करके आपको सिर्फ रूट वाला टर्म एक तरफ बचाना होता है और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है, ठीक है। वही अगर आपको गिवन में √3 दिया हो तो √3 को ट्रांसपोज कर देना पहले। क्लियर, क्लियर है, दैट्स इट। हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, लेकिन 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 आपका पेशेंस थोड़ा सा और टेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी मिस नहीं करना चाहते, उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन, ठीक है। इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल, सेम टाइप का क्वेश्चन करा दिया मैंने, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। पहले इनका HCF निकाल लीजिए और उसी को इक्वेट कर दीजिएगा इससे, ठीक है। फाइनली यहां पे भी देखिए फिर से लार्जेस्ट एंड डिवाइड्स, ये दोनों वर्ड से आपको जज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन LCM का है या फिर HCF।
डिवाइड्स बोला है ना, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर, मतलब कि एचसीएफ का सवाल है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय लिखा होता या डिविजिबल बाय लिखा होता तो एलसीएम का सवाल होता, एचसीएफ है, कर लीजिएगा। फिर से 6 वाला सवाल देखिए, ए और बी दिया हुआ है, एचसीएफ पूछ रहा है अगेन, हाँ ये तो आया हुआ है ना ये वाला भी देख लो लास्ट, इस बार एलसीएम पूछ लिया है, ठीक है। तो ये सब टाइप का पैटर्न अब हम देख चुके हैं, ठीक है। हाँ ये वाला एक देख लीजिए, 8 और 9 देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल और इरैशनल। तो एक नॉन जीरो रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट, ये हमेशा याद रखिएगा कि इज ऑलवेज इरैशनल, ठीक है, ऑलवेज इरैशनल, इसको आप याद रखिएगा, ऑलवेज इरैशनल, ठीक है, क्लियर। फिर ये वाला तो हम कर ही चुके हैं, और अभी मैंने आपको याद करने भी बोल दिया था कि ये सीधा 1 से 10 तक का एलसीएम क्या होता है, 2520 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ 1-2 ही सवाल बस और हैं जो आपको दिखाने हैं मुझे, ठीक है। कौन से, हाँ 6th और 7th एंड 8th, यस 6, 7, 8 ये भी आपको एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। देखिए 6 दो नंबर से 525 और 3000, ये दोनों ही इन सारे नंबर से डिविजिबल है, इन सारे नंबर से डिविजिबल है, तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ का तो नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, वो सबसे बड़ा नंबर जिनसे गिवन नंबर क्या हो, डिवाइड हो जाए, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, याद कीजिए, है ना, स्टार्टिंग में मैंने नाम बोला था जीसीडी, है ना, तो यहाँ पे क्या दिया है, मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, 75 ही होगा, यही आंसर है, ठीक है। सिर्फ आपके साथ क्या होता है, वर्ड्स के साथ खेला जाता है, आपको वही चीज क्या करनी है, सीख लेनी है ना, और फिर उसके झांसे में नहीं आना। चलिए हाँ, ये एक सवाल मिस किया था हमने क्योंकि एग्जाम में तो दिखा नहीं, लेकिन ये एक टाइप का सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई दिस इंटू दिस प्लस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो मैंने क्या समझाया था, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, देखो 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको प्रोडक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको 2 नंबर सेम दिख रहे हैं तो 7 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, और साथ में क्या मिलेगा, प्लस में 1 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये एक नंबर और ये एक नंबर, और साथ में हमेशा एक 1 तो होता ही है ना, तो क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, बस इतना ही लिखना होता है, बिकॉज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, इतना ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्यों मैंने आपको अब ये याद आना चाहिए कि ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, और इसके लिए मैंने जानकारी प्रीवियस स्लाइड्स में दे दी थी। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड दिस एज देयर एलसीएम, अच्छा सवाल पूछ दिया है यहाँ पे एक, क्या किसी 2 नंबर का एचसीएफ 18 और उनका एलसीएम 380 हो सकता है। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे ये अजीब सा क्या क्वेश्चन आ गया, हम कैसे बता दें, तो बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एलसीएम हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, या एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, मतलब कि दोनों आपस में परफेक्टली डिविजिबल होंगे, बस ये चेक करना है। क्या 18 के टेबल में 380 आएगा, हाँ लगता तो नहीं हमको कि आएगा, 18 2 जा 360 होता है, हाँ बस नहीं आएगा, है ना, 380 को अगर आपने 18 से डिवाइड किया तो 18 2 जा 36 और ये 20 बच जाएगा, तो बस नहीं, मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो। और फिर गिव रीजंस बोला है, तो रीजन में क्या बोलेंगे आप, क्यों, क्योंकि एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, या फिर एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये दोनों में से कोई भी एक लाइन लिखेंगे चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए, और कोई क्वेश्चन था इसमें, अच्छा यही देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है, हालांकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, लेकिन हमेशा आपको एक गिवन दैट करके लिखे हुए आएगा, क्या, गिवन दैट √2 इज इरैशनल, या गिवन दैट √3 इज इरैशनल, या गिवन दैट √6 इज इरैशनल, ठीक है। जैसे इसमें सॉल्व भी √3 को लेके किया है तो वैसा आ जाएगा। और कोई सवाल, इसी पे बेस्ड ये वाला सवाल बन जाता है, देखो ऐसा ये सवाल आ गया। फिर एक और, यह भी हमने किया था, देखिए 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। कैसे चेक करना है ये, आपको 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है, अगर उसमें 2 और 5 आ रहे हैं तभी वो 0 से एंड कर सकता है, अगर 2 और 5 साथ में नहीं आ रहे हैं तो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 2 और 5 मिला के ही तो 10 बनाता है, तभी तो 0 आता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। फिर ये भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अगेन आपको यही समझना है, एलसीएम का ही एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर इतना इतना इतना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। अब खुद से सोचो, मिनिमम वर्ड है ना, क्या है, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो अब आपको ये 40 सेंटीमीटर 40 टू 45 से कुछ बड़ा मिलने वाला है या छोटा मिलने वाला है, बस इतना जैसे आप क्रैक कर जाते हैं आपको समझ आ जाता है कि एलसीएम का सवाल होगा या एचसीएफ का, ठीक है। मैं बता ही देता हूँ, एलसीएम का सवाल है, ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिएगा और फिर
बता देना आंसर क्या आता है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। एंड दैट्स इट, यस, दिस कंप्लीट्स हमारा पहला, है ना, हमारा पहला एमएसएम का पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, आपके 6 मार्क्स, इतना अगर आपने कर लिया तो पक्के समझो, पक्के, ठीक है। ओके, तो आप करते रहिए अपनी प्रैक्टिस, है ना, यहाँ पे नीचे लिखा भी था मैंने, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपके एग्जाम्स तक आप बिल्कुल लगातार करते रहिए प्रैक्टिस, आपका बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी छोटे से छोटा मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको लगे कि इससे किसी और की मदद हो सकती है तो बिल्कुल उसके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। हम आगे आते रहेंगे अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।